गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 18 चुनौती हिमालय की। चुनौती हिमालय की पाठ या यात्रा वर्णन लेखिका सुरेखा पंडिकर जी के द्वारा लिखा गया है। एक साहसिक यात्रा का वर्णन है कि इसमें जो वर्णन बताया है वो एक यात्रा का वर्णन है, जो भी कैसी यात्रा है, एक साहस से भरी हुई यात्रा का वर्णन है। इसमें कश्मीर की ऊंची और खूबसूरत वादियों से लेकर हिमालय की चोटी तक का बेहतरीन सफ़र का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुँचे। यहाँ पर जवाहरलाल के विषय में भी बताया है कि वो इस साहसिक यात्रा पर गए थे, तो वहाँ क्या क्या हुआ था। सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। साहब किसे कहा जाता है? साहब को। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस तब तो ज़रूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रसन्न सूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा। भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी, मतलब सुबह होती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। तो ये सब किसका वर्णन किया जा रहा है बेटा? हिमालय के जो रास्ता था, जो हिमालय पर्वत का जो रास्ता था दुर्गम, उस रास्ते का वर्णन किया जा रहा है कि कैसे वहाँ बर्फ़ बिखरी हुई थी और कितनी वहाँ ठंड थी। स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुँचा रहे थे। जवाहर ने हथेलियाँ आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। दूभर मतलब कठिन हो गया। एक एक डग भरने में, मतलब एक एक कदम चलने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत वीरान था। वीरान मतलब सुनसान। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आँखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था।
एक ओर सूसू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों-त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि बेटा जितनी हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ हमें थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस होने लगा, मतलब कान की तरफ। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओंझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त, अमरनाथ से भी ऊपर। पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। मतलब जवाहरलाल इतनी चढ़ाई और इतनी मुश्किलों वाले रास्ते पर भी बिल्कुल घबरा नहीं रहे थे और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे थे। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। निर्गम पथ मतलब कठिन रास्ता। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा, मतलब शाम हो जाएगी, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। मतलब वो जो मैदान था दूर से इतना समतल दिख रहा था, पर हकीकत में वो कैसा था, बहुत ही ऊबड़ खाबड़। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। मतलब कि रास्ते में जब जा रहे थे तो सामने क्या थी, अब एक खाई। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे। वही उनका एकमात्र सहारा था कि जिससे वो रस्सी के सहारे ऊपर आ सकते थे। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी, मतलब समझाया। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई।
हल्की सी पैंग बड़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भय की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वे मन ही मन काँप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियाँ भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी, जिसके कारण उनके हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे और जिसमें उन्होंने उस रस्सी को पकड़ा हुआ था, जिसके कारण उनकी हथेलियाँ कटने लगी थीं। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरककर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुँचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वे अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी, मतलब बहुत सारी संख्या में ऐसी गहरी और चौड़ी खाइयाँ थीं। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, फिर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं। तो ये चैप्टर था जिसमें बताया है कि किस तरह से जवाहरलाल ने अपने पूरे साहस के साथ अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ की थी, परंतु वहाँ उनके पास पर्याप्त ऊपर तक पहुँचने के लिए साधन नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, हिमालय की जो यात्रा थी वो तो पूरी की, परंतु अमरनाथ तक की यात्रा वो पूरी नहीं कर पाए। ये हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 18, चुनौती हिमालय की। थैंक यू।